गुड मॉर्निंग। हमने पहले ऊन पढ़ा था, अब हम रेशम पढ़ने जा रहे हैं। सिल्क यह एक जातव्य रेशा है। प्रोटीन फाइबर होने के कारण इसके अंदर प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है। यह किसी जीव के शरीर से लिया जाता है, इसलिए इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। रेशम का उत्पादन कैसे किया जाता है? सामान्य तौर पे हमने देखा है ऊन हमें विभिन्न जानवरों से प्राप्त होती है और रेशम हमें प्राप्त होती है रेशम के कीड़े से। रेशम के कीड़े का पालन पोषण शहतूत के पत्तियों के ऊपर होता है। तो शहतूत के पेड़ पे उगने वाली पत्तियाँ जो रेशम का कीड़ा होता है उसके पालन के लिए काम आती हैं। ओक ट्री की भी पत्तियाँ काम आती हैं, लेकिन सर्वप्रथम शहतूत की पत्तियाँ काम आती हैं। शहतूत के पत्ते खा के कीड़ा पलता है। कीड़े की आयु बहुत छोटी होती है। वह सबसे पहले कीड़े के उस पत्ते को खाते हैं और उस पत्ते को खाते खाते वह जीव मुंह से थोड़ा बड़ा हो जाता है और मुंह से एक प्रकार की लार निकालता है। जो लार निकलती है वो दो समानांतर तारों में निकलती है और वह उस लार को अपने चारों ओर ढक लेता है और यह कोकून कहलाता है। जब यह बाहरी कवच बना लेता है तो वह उसके अंदर बंद हो जाता है और उसके पश्चात वह अंदर ही रहता है। कुछ समय पश्चात यह उसको फोड़ के बाहर निकलता है और तितली या पतंगे के रूप में हमें दिखाई देता है। लेकिन जब उत्पादन के लिए रेशम को उत्पादित रेशम करने के लिए कीड़ा पाला जाता है तो उसमें से कुछ कीड़ों को तो इसलिए पाला जाता है कि रेशम का तंतु प्राप्त करना है, लेकिन कुछ रेशों को जीव को इसलिए पाला जाता है कि भविष्य में उनके अंडे काम आएंगे और उन कीड़े से अन्य खेती की जाएगी जीव की। तो जो रेशम की खेती के लिए किए जाते हैं, जब वो कुकून की अवस्था में होते हैं तभी उन्हें एकत्रित करके गर्म खौलते पानी में डाल दिया जाता है। तो अंदर का जो कीट होता है वो मर जाता है और जो ऊपर का रेशा होता है वह सरल अविरल लंबाई का रेशा निकल के आता है, जिसको वस्त्र निर्माण में काम लिया जाता है। जिन कोकून को परिपक्व होने के लिए छोड़ा जाता है वे कीड़े परिपक्व होकर कोकून को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और बाहर आके वे कीड़े को खोल के और कीड़े को दोबारा से प्रजनन के लिए छोड़ दिया जाता है और उनसे रेशम प्राप्त किया जाता है या दोबारा से उनकी संतति प्राप्त की जाती है। रेशम एक प्रोटीन फाइबर है, किसी जीव के शरीर से निर्मित है, इसलिए इसको हम प्रोटीन फाइबर कहते हैं। इसकी नाइट्रोजन की उपस्थिति काफ़ी मात्रा में होती है। इसके लिए एक हिस्टोरिकल कहानी बड़ी फेमस है कि इसका उद्गम कैसे हुआ, यानी कि सबसे पहले रेशम आया कैसे। तो एक बार की कहानी है कि एक राजकुमारी पेड़ के नीचे बैठी थी और चाय कॉफ़ी गर्म पानी से पी रही थी। उसी समय शहतूत के पेड़ के ऊपर कीड़े पल रहे थे। उन कीड़े में से एक कोकून पत्ते से छूटकर नीचे उसकी चाय के गर्म पानी में आकर गिर गया। जब उसने उसको बाहर निकाला तो उसमें से तो बहुत सुंदर रेशम निकला। उस रेशम को देख के राजकुमारी का मन किया कि मैं तो इसको अपने कपड़े निर्माण करूंगी। तब उस पेड़ पर से सारे कोकून उतारे गए और उनको गर्म पानी में डाल के उनसे रेशा निकाला गया। रेशे से उसने एक बहुत सुंदर चादर बनाई जो अपने पिता को भेंट करी। उसके पिता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ये तुमने कहाँ से करी, ये तो बड़ा सुंदर रेशा है, बहुत प्यारा रेशा है, बड़ा नरम है, बड़ा कोमल है। तब ये जानकारी हुई कि वह वस्त्र निर्माण के लिए एक उपयोगी तंतु साबित हो सकता है। सर्वप्रथम यह चीन में देखा गया कि रेशम का उत्पादन हुआ, फिर जापान में हुआ। इस प्रकार करते करते भारत के अंदर भी रेशम का निर्माण आज की तारीख में काफ़ी मात्रा में होता है। रेशम निर्माण के लिए जो उत्पादन किया जाता है शहतूत के कीड़ों का, इसको सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर वो तरीका है जिसके द्वारा रेशम के कीड़ों को शहतूत के पत्ते पे पाला जाता है और जब तक रेशम का धागा नहीं मिल जाता, तंतु नहीं मिल जाता, तब तक उनकी परवरिश की जाती है। तो रेशम के उत्पादन में सेरीकल्चर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होती है। जब हम किसी कीड़े की जीवन की अवस्थाओं की बात करते हैं तो सर्वप्रथम अंडा होता है, फिर लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है और फिर कीड़ा होता है। ये जो अंडा होता है सेरीकल्चर में, रेशम के कीड़े का जो अंडा होता है यह 10 से 15 दिन
पड़ा रहता है, उसके बाद यह 4 अवस्थाओं से गुजरता है। 10-15 दिन में ये सफिशिएंट मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होके ये फूट के इसमें से लार्वा निकलता है। यह लार्वा जब पैदा होता है तो यह 3 mm का होता है। फिर ये बहुत तेज़ गति से शहतूत की पत्तियां खाना शुरू करता है, और जो कि करीबन 10 mm लंबाई का हो जाता है। फिर ये पत्तियां खाना बंद कर देता है। पत्तियां खाना बंद करने के बाद यह कोकून में परिवर्तित होने लग जाता है। ये क्या करता है, अपने नाक के छेदों से एक प्रकार का तरल पदार्थ निकालता है, और यह तरल पदार्थ उसके शरीर के चारों ओर 8 अक्षर के रूप में लिपटना शुरू हो जाता है। यह अवस्था उसकी चलती है 7 से 10 दिन। इन दिनों में उसके शरीर से तार निकलते हैं, और यह अपने चारों ओर वह जो सलाइवा निकलता है उसको अपने जो सलाइवा होता है उसमें फाइब्रिन होता है और सेरिसिन नामक बूंद होती है। यह इसके अपने आसपास कवच बना लेता है, और कीड़े अपने शरीर के ओर 24 घंटे में इसको लपेटा मार के उसके अंदर बंद हो जाते हैं। इसको कोकून कहा जाता है। इसके पश्चात 10 दिन तक ये अंदर सोए पड़े रहते हैं, और इस अवस्था को प्यूपा की अवस्था कहते हैं। कीड़ा जब कोकून के अंदर पड़ा रहता है उसको प्यूपा की स्टेज कहते हैं, कि वह परिवर्तन की स्टेज के लिए तैयार है। यदि हमें रेशम का धागा चाहिए तो प्यूपा की अवस्था में ही हम उसे बॉयल कर देते हैं और रेशम का तंतु ले लेते हैं। लेकिन अगर हमें आगे इनकी जनसंख्या बढ़ानी है, कीड़े की गिनती ज़्यादा चाहिए, तो हम इन्हें परिपक्व होने देते हैं। चौथी स्टेज आती है कीड़े की, जिसको हम मॉथ कहते हैं। जब पूर्ण रूप से इनको पड़ा छोड़ दिया जाता है, ये अपनी पूर्ण आयु प्राप्त कर लेते हैं, जो 10 से 15 दिन की अवस्था होती है, यानी 1 महीने के अंदर यह अपना जीवन चक्र समाप्त कर देते हैं और उसमें से कीड़ा बाहर आ जाता है। कीड़ा जब बाहर आता है तो कोकून फट जाता है। फटने से तंतु की अविरल लंबाई खत्म हो जाती है। तंतु हमें तब भी मिलता है, लेकिन उसकी अविरल लंबाई खत्म हो जाती है। यानी दोनों अवस्था में हमें तंतु मिल रहा है। एक तो हम प्यूपा की अवस्था में उबाल लेते हैं तो हमें अविरल लंबाई का मिलता है, और यदि हम कीड़ा करके निकालते हैं तब भी हमें मिलता है, लेकिन थोड़ी छोटी लंबाई का। तो दोनों अवस्था में हमें रेशम प्राप्त होता है। इसके बाद जब कीड़ा है वह दोबारा प्रजनन में लग जाता है, फिर वो अंडे देता है, फिर उससे लार्वा निकलता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से कीड़ा, और ये इसका जीवन चक्र है जो हमें धागे निकालने के लिए हेल्प करता है। थैंक यू।